हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं? क्या हाल चाल सबके? बढ़िया। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? सर भी बिल्कुल बढ़िया हैं और फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। आज बच्चों हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन की, जैसे आपने टॉपिक ऊपर लिखा हुआ देख लिया है। जो हमने लास्ट लेक्चर हमारा जो था, जो लास्ट क्लास हमारी थी बेटा, वो हमने कहा था वर्क पावर और एनर्जी की पर, है ना। वर्क पावर एनर्जी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी थी। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल या रोटेशनल मोशन। हमने सेंटर ऑफ मास की स्टडी करना है, या इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहो या फिर सेंटर ऑफ मास कहो। सेंटर ऑफ मास कोलिजन, इस नाम से भी इसको जानते हैं। सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और ये सेंटर ऑफ मास है क्या, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बातें करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का चैप्टर है। नए नए वेरिएंट, नए नए टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जब आप रोटेशनल में जाओगे तो आपको और भी नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे हमें सर्कुलर्स में थोड़े बहुत नए मिले थे, उससे अब कई ज़्यादा बेहतर मिलेंगे हमें रोटेशनल में। टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अगर आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो आपके लिए आसान है। अगर आप इसे डिफ़िकल्ट बनाने चाहेंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर अगर स्टेप बाय स्टेप इसको स्टडी किया जाए तो हमारे लिए ये काफ़ी ईजी रहेगा। हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टडी का प्लान होगा, हम पहले काफ़ी सारे जो इसमें फार्मूलेज होते हैं उनको स्टडी करते हैं। कौन सा फार्मूला कैसा डिराइव हुआ, जहाँ ज़रूरत है मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा कि देखो ये यहाँ से ऐसे आप निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं, तो कैसे डिराइव हुआ फार्मूला, उसके ऊपर हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। पर जहाँ लगेगा कि हाँ ये फार्मूला आना चाहिए, जैसे एक बेसिक फार्मूला कि सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का कहाँ है, तो वो कम से कम मुझे वो बेसिक आना चाहिए, वो टर्मिनोलॉजी आना चाहिए, जिससे मैं किसी का सेंटर ऑफ मास पता करूँगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है ही कि सेंटर ऑफ मास जो जो स्टैंडर्ड फिगर हैं उनके याद रखो। जो स्टैंडर्ड फिगर है उनके सेंटर ऑफ मास को याद रखना है। सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे, उसके वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, उसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, टू पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे, एन पार्टिकल सिस्टम की बात करेंगे, कंटिन्यूस बॉडी की बात करेंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया क्यों, है ना। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आया क्यों? बेटा मैं आपको एक बात बताऊं कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट चीज़ों को इजी करने के लिए आया है। सेंटर ऑफ मास वो प्लेस है जहाँ पर बॉडी का होल मास फोकस्ड हो, सारा मास किसी एक पॉइंट पर आप फोकस मान सकते हैं, केंद्रित मान सकते हैं, उसको हमने कहा सेंटर ऑफ मास है। तो हमें उसकी पोजीशन पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास समटाइम बॉडी के अंदर भी होता है, समटाइम बॉडी के बाहर भी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास हमेशा इनसाइड द बॉडी हो या इनसाइड द मटेरियल हो। रिंग का देख लो, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर में है, लेकिन उसका मास कहाँ है, सरकमफेरेंस पर। उसका मास क्या, उसकी सरकमफेरेंस पर मास है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास वहाँ पर हो जहाँ पर मटेरियल हो, वो ऐसी जगह भी हो सकता है। यानी कि वो इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी दोनों जगह पर हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह पर हो सकता है। फिर आपने कहा कि ये कैसे निकाल सकते हैं सर, टू बॉडी सिस्टम के लिए, एन बॉडी सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ें हमें समझ में आती जाएगी, धीरे धीरे एक एक चीज़ें हम समझते जाएंगे। ओके, जो रोटेशनल वाला पार्ट है वो हम एक अलग डोमेन में है, रोटेशनल वाला पार्ट, पर सेंटर ऑफ मास का वहाँ पर भी थोड़ा बहुत यूज़ है ना, थोड़ा बहुत यूज़ है। बाकी रोटेशनल वाला एक पार्ट है, थोड़ा बहुत क्या आपको सेंटर ऑफ मास से ये फील आ जाएगा कि आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट चीज़ों को इजी करने के लिए लाए हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि मेरे पास एक व्हील है जो लुढ़क रहा है, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से आगे की तरफ ऐसे जा रहा है और घूमता भी जा रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है, घूमता भी जा रहा है। आपने इसमें एक पार्टिकल उठाया यहाँ पर कोई, अब ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा बेटा, एट सेम के भी इससे एनी टाइम इसकी वेलोसिटी तो इधर होगी, वेलोसिटी इधर होगी, क्योंकि इधर घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इधर घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, ये इधर घूम रहा है। सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग है, जबकि व्हील तो आगे की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से। तो अगर मैं इस केस में तुमसे ये पूछ लेता, अगर इस केस में मैं तुमसे ये पूछता कि बेटा वेलोसिटी ऑफ व्हील क्या है,
तो कौन बताते तुम, ये वाली बताते या V1 बताते या V2 बताते या V3 बताते? तो जो V1 V2 और V3 ये क्या पार्टिकल्स की वेलोसिटी है? क्या है? पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। हाँ, तो जितने सारे पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो क्या इसके अंदर n नंबर ऑफ वेलोसिटी होगी? हाँ, पर हमें तो लग रहा है कि व्हील आगे की तरफ बढ़ रहा है विथ वेलोसिटी v से। अगर मैं किसी एक पार्टिकल की वेलोसिटी को स्टडी करने जाऊं, एक पार्टिकल की वेलोसिटी को स्टडी करने जाऊं, तो वो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे चल रहा होगा भाई, कभी ये यहाँ से ऐसे ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे। वो व्हील तो ऐसा कर रहा होगा, वो पार्टिकल तो ऐसा कर रहा होगा, यानी कि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की मेथड हो जाएगी हमारे लिए उसकी मोशन को स्टडी करना। मार्कर को देख लो, अगर एक मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूँ ऐसा, है ना, मान लो ऐसा ऐसा फेंका, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा फेंकता हूँ ऐसा, तो क्या कर रहा है ये मार्कर? मेरे तरफ आ तो रहा है, आगे आ तो रहा है, साथ साथ ये रोटेट भी हो रहा है। अगर ये रोटेट हो रहा है और किसी एक पार्टिकल को पकड़ लो, अगर मैं उस पार्टिकल को देखूँ, तो पार्टिकल तो ऐसे गोल गोल भी घूमता जा रहा होगा, आगे भी बढ़ता जा रहा होगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी को स्टडी करना तो मेरे लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो मैंने क्या कहा कि हम पार्टिकल की वेलोसिटी को स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये मार्कर कितना भी घूमे बेटा, ऐसा देख, ये मार्कर कितना भी घूमे, ये मार्कर कितना भी घूमे, एक पॉइंट ऐसा है जो इसमें नहीं घूमेगा, या ये कहो कि वो पॉइंट ऐसा ही रहेगा। मान लो ऐसा गया, ये पतला हो गया ऐसा, ऐसे घूमते घूमते गया ये, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर है जिसको आप देखिए तो उसने तो एक कर्वीलिनियर पाथ, ऐसा पाथ बनाया है। मार्कर के किसी पार्टिकल को अगर तो पकड़ लेता बेटा और उसकी वेलोसिटी को देखता, तो उसकी वेलोसिटी तो टेढ़ी मेढ़ी यू 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 ऐसे आती। पर तूने देखा कि इसको तो स्टडी करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो हमने क्या कहा, हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट निकाला है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है इसमें जहां पर इसका सारा मास फोकस्ड है, और उसका जो पाथ है उसके रिस्पेक्ट में अगर सारे पार्टिकल्स को देखे जाए तो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। तो जब हम कंबाइन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन पर जाएंगे तब हमें फील आएगा कि सेंटर ऑफ मास का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको इतना याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास कॉम्प्लेक्स मोशन को इजी करने के लिए लाया गया है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर बॉडी पे सारा मास फोकस्ड है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते कैसे हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते कैसे हैं उसके ऊपर स्टडी करते हैं। मान लीजिए पोजीशन ऑफ COM, तो 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल है आपके पास, एक है आपके पास बेटा और एक आपके पास है M2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है। 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक है M1 F है M2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर है। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनको मिलाने वाली लाइन के कहीं सेंटर पर होगा। अगर दोनों मासेस इक्वल है तो बीच में होगा, अगर नहीं इक्वल है तो कहीं और होगा। तो जब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालने जाएंगे यानी कि RCM निकालने जाएंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, इसका यहां से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैंने पोजीशन वेक्टर देखा, वो था बच्चों R1। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर देखा तो वो था मेरे पास R2। तो मैंने इसका मास मोमेंटम लिखा। मास मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस। सेंटर ऑफ मास से वो मास कितनी दूर है और वो r, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर। r क्या है, उस पॉइंट की डायरेक्शन जहां पर आपका मास रखा हुआ है। तो मैंने इसका मास मोमेंटम लिखा, इसको मैंने लिखा m1 r1 और इसका मैंने लिखा m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगर
दूसरे तरीके से देखिए तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, आर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये ओरिजिन पर ही रखा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बताऊं सेंटर ऑफ मास, ये तो आपने आर से कहीं किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया है, ओरिजिन कहीं और है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। मान ले कि ये जहां मास रखा है वो 0,0 है, तो ये क्या होगा, ये r,0 होगा बेटा। मैं अगर यहां से निकालने चाहूं तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट कैसे पता चलता, x कोऑर्डिनेट कैसा पता चलता बेटा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट कैसे पता चलता, ycm इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ऐसे इसका z कोऑर्डिनेट भी तो पता कर सकता था। अच्छा, अब अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूँ, देखिए एक और तरीके से कैसे निकाल सकता है, एक शॉर्टकट तरीका है। उससे मैं क्या करूँ, मैंने कहा कि इसका YCM तो होगा ही नहीं भाई, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन के अलॉन्ग होगा। तो ये देखो सेंटर ऑफ मास में ऊपर या नीचे तो हो नहीं सकता, इस लाइन के ऊपर कहीं पर होगा। तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, सिर्फ आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपने कहा सर xcm इज इक्वल टू m1 x1, m1 x1 की जगह आपने रखा 0 प्लस m2 x2 की जगह आपने रखा r। दिस विल बी m2r अपॉन में m1 प्लस m2, m2r अपॉन में m1 प्लस m2। ये है सेंटर ऑफ मास, कहाँ से बेटा, यहाँ से m1 से। अगर m2 से पूछता है कि m2 से सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो m2 से पूछा जाता तो यहाँ पर क्या रखना, m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू r। अरे नहीं समझ में आया तो देख, एक मास ले ले बेटा, इधर ले ले 2 kg, इधर ले ले 4 kg। दोनों तरीके से देख सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेगा, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। और वैसे सेंटर में तो नहीं होगा, सेंटर में नहीं होगा, जिधर हैवी मास है उधर की तरफ होगा, या 4 kg की तरफ होना चाहिए। तो इस लाइन पर कहीं पर होना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पर है, मानो ना मानो मान लेते हैं यहाँ पर है। तो पहला तरीका ये कहता है कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए, यहाँ से ये वाली दूरी इधर ले ले, तो इसको तूने कहा कि ये है इधर वाली दूरी को नेगेटिव, तो ये तूने कहा x1, ये पूरी दूरी पहले ले लो बेटा, पूरी दूरी ले लो। कितनी ले लो, मान लो पूरी दूरी है 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर। अच्छा, ये दूरी 4 मीटर है। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास यहाँ से चाहिए, कितनी दूर है, 2 kg से, तो मैं क्या करूँ, सेंटर ऑफ मास 2 kg से कितनी दूर है, xcm, m2 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस 4 इंटू 4 मीटर, m2 4 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 6 इंटू दोनों के बीच की दूरी 4। ये मेरे पास कितना आया बेटा, ये मेरे पास वैल्यू आई 4 इन 4 16 बाय कितना हो गया 6, दैट विल बी एड बाय 3। यहाँ से 2 kg से कितना है, एड बाय 3। अच्छा, उधर से कितना दूर है, अगर मैं एक्सीएम तो कहाँ हैवी मास 4 kg से कितनी दूर है, तो 2 अपॉन में टोटल मास 6 इंटू दोनों के बीच की दूरी, या 3 और या 2। फोर बाय 3। इधर से देखने गया तो सेंटर ऑफ मास कितना आया बेटा, इधर से देखने गया तो सेंटर ऑफ मास 8/3, इधर से देखने गया तो सेंटर ऑफ मास आया 4/3। दोनों को जोड़ेगा 4 आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या लगा सकता था, और दूसरा तरीका वही वाला जो तुझे पता है, यहाँ के रिस्पेक्ट में निकाल ले, इसका ओरिजिन मान ले, इसका ओरिजिन मान ले, इधर दूरी मान ले x, तो उधर होगी 4 - x। इसको अगर ओरिजिन मानेगा तो इधर पीछे की तरफ क्या मानेगा, x। मान लो कि x दूरी पर है।
अगर ये x है तो ये 4 माइनस एक्स, तो 2 इंटू एक्स कैसा, माइनस का, प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स कैसा, प्लस का। दोनों को सॉल्व करता तुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाती। अरे हाँ कि ना, पर ये तरीका आसान है। m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू r, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी। अगर यहाँ पर m2 रख रहा है तो दूरी m1 से पता चलेगी, अगर यहाँ पर m1 रख रहा है तो दूरी m2 से पता चलेगी। अगर तेरे पास मोर देन 2 पार्टिकल्स आ जाए, मान ले कि तेरे पास पार्टिकल मोर देन 2 आ गया, तो कुछ नहीं, इसको बढ़ा दीजिए बेटा। फॉर्मूला वही है आपके पास, आर सी एम इज इक्वल टू, मैं कितनी बार भी लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 r2 का वेक्टर प्लस m3 r3 का वेक्टर, करते जाइए जितने आपके पास है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 n पार्टिकल्स अगर आपके सामने दिए, अगर n पार्टिकल आपके सामने दिए हैं तो आप इसे उसका सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। आई क्या बात समझिए, इससे हमें उसका सेंटर ऑफ मास, मान लो कि तेरे पास 3 मास है, ऐसा दिए, यहाँ पे एक मास रखते 4 kg, मास रखते 1 kg, यहाँ पे मास रखते 2 kg, और बेटा मैं तुझे कहूँ कि ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू 1 kg, 1 kg मास कहाँ होगा बता, 1 kg के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बताओ। तो क्यों ना इसके कोऑर्डिनेट लिख लें, तो काम आसान हो जाएगा। दिस इज 0 0, यहाँ पर ले लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ही बताना 0 0, यहाँ पर बेटा 3, 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 2, सोच। XCM निकालना है, XCM निकालना है तो क्या करेगा बेटा, m1 रखते जा वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है 1, x1 m1 x1 की वैल्यू 0 प्लस m2 x2 की वैल्यू 3 प्लस m3 x3 की वैल्यू 0। अरे आ रहा है, अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2, 4 2 6 और 1 7। कैसे किया मैंने, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 m2 प्लस m3। तो इससे आपको पता चलेगा x कोऑर्डिनेट कितना है, ये 0 ये 0 ये 4 और 12 12/7। अच्छा, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। हाँ बेटा, मास अगर एक लाइन पे दिए हैं तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर होगा, ये दोनों मास का बीच में कहीं आता, पर ये आ गया तो इसका सेंटर ऑफ मास तो कहीं और शिफ्ट होगा ना, यहाँ कहीं आना चाहिए, यहाँ कहीं आना चाहिए, तो उसके अंदर x कोऑर्डिनेट तो होगा, साथ साथ y कोऑर्डिनेट भी होगा। x तो हमने निकाला 12/7, x हमने निकाला 12/7, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगा, तो वही m1 y1 1 इंटू 0, m2 y2 0 प्लस m3 y3 2 अपॉन में 7 4/7। दिस इज द y कोऑर्डिनेट। तो ये आ गया तेरे पास RCM की वैल्यू है 12/7 इंटू 4/7। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कभी कभी ट्रायंगल पे मास दे देंगे, सेम है बेटा। अगर सवाल ऐसा हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ऊपर मास रख दिया, यहाँ पे 1 kg रख दिया, यहाँ पर भी 1 kg रख दिया, यहाँ पर भी 1 kg रख दिया, देख मास सभी जगह सेम है, सारे वर्टाइसेस पर मास सेम है, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बताइए। हाँ, ज़रूरी ये भी है कि आपको सेंटर ऑफ मास किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है
है ना, सेंटर ऑफ मास किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया, हो सकता है सेंट्रॉइड के रेस्पेक्ट में पूछा हो सकता है किसी 1 kg के रेस्पेक्ट में पूछा हो। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलग अलग जगह से देखोगे तो अलग अलग आएगी, अलग अलग देखोगे तो अलग अलग आएगी। इसका सेंटर ऑफ मास तुझे निकालने को कहा गया, तो देख तू सिमेट्री से भी इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकता है कहाँ होगा। मुझे एक बात बताना कि अगर मैं इस 1 kg से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, तो इधर मास कितना 1 kg, इधर मास कितना 1 kg, है ना सिमेट्री। इधर मास 1 kg, इधर मास 1 kg। एक लाइन इधर से ड्रॉ कर, तो अगर यहां से तो इसको फ्लिप करके देखेगा तो ऊपर भी मास 1 kg, इधर भी मास 1 kg, यानी कि इस लाइन पर कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। सेम टू सेम अगर मैं इससे भी एक लाइन कट करूं, इससे भी एक लाइन कट करूं, तो उसका सेंटर ऑफ मास, उसका वो जो है वो भी ऐसे कहीं जाएगी, ऊपर भी 1 kg, नीचे भी 1 kg। सिमेट्री के आधार पे भी आप बता सकते हैं, जब 1 kg 1 kg 1 kg मास में, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसको सेंट्रॉइड पर होगा कि नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म बॉडी है आपके पास और सिमेट्रिक बॉडी है, तो जनरली उनका सेंटर ऑफ मास उनके सेंटर पर होता है। सिमेट्री बॉडी हो या यूनिफॉर्म बॉडी हो, तो जनरली उनका सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ मिलता है बेटा, सेंटर पर। जैसे सर्कल मैंने कहा कि सर्कल यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पर। सर्कल हो, रिंग हो, सेंटर पर होगा कि नहीं होगा। अगर मैं तुझे स्फेयर को, सॉलिड स्फेयर है तो क्या सेंटर पर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या सेंटर पर होगा। मान ले तुझे सिलेंडर का, तो सिलेंडर का भी तो एक सेंटर होता है, इस लाइन पर होगा, यहाँ पर। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होता है यदि बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म। यदि बॉडी के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। जैसे रॉड में तुझे दूं और रॉड का सेंटर ऑफ मास पूछो, प्रूफ करेंगे, पर रॉड का सेंटर ऑफ मास, अगर रॉड की लेंथ L है तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ से L/2 दूरी पर होगा, एंड से कितना होगा, L/2 दूरी पर होगा। अगर दो इक्वल मास कह दूं, मान ले कि तेरे पास ऐसा है, एक मास है यहाँ पर 5 kg, दूसरा मास यहाँ पर है 5 kg, दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। बता सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा किसी भी मास पे, दोनों मास सेम है 5 kg, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर मासेस सेम है, तो देख यहाँ पर क्या आएगा, m बाहर, m से m कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाय 2। x1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेगा, या इससे तो और आसान निकलेगा, देख क्या रखे, मास सामने 5 अपॉन में टोटल मास 10 इंटू 2 5 1 मीटर। किसी भी मास से लिखा तो 1 मीटर। मास 5 kg डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू इंटू 2 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आया। क्या सेंटर ऑफ मास हैवी बॉडी की तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बेटा, हैवी बॉडी की तरफ। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखने चाहे तो यही फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास। अगर वॉल्यूम के टर्म्स में देखने जाए, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो इनको मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, m1 x1 की जगह m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर 2D बॉडी देखिए तो एरिया की बात कर सकते हैं, m1, या वॉल्यूम के टर्म में लिखो। देखो अगर वॉल्यूम के टर्म में इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, RCM, मास की जगह वॉल्यूम V1 R1 प्लस V2 R2 अपॉन में V1 प्लस V2, V इज द वॉल्यूम। अगर एरिया के टर्म में लिखना हो तो A1 R1 प्लस A2 R2 अपॉन में A1 प्लस A2। आई क्या मेरी बात समझ। तो सेंटर ऑफ मास का एक जनरल फॉर्मूला है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m प्लस n2 rc। ओके,
सर ये तो आपने कहा कि अगर बॉडी मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हुई तो, मास अलग अलग हुआ तो, पर मास अगर सर कहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया तो, यानी कि मास अगर फैला हुआ आ गया तो क्या करूंगा मैं? ये तो मास आप अलग अलग दे रहे तो हाँ मैं निकाल दूंगा, मास अलग अलग दे रहे तो निकाल देंगे। अगर मास कहीं पर मेरे पास फैला हुआ आ गया तो क्या करूंगा? यानी कि मास अगर कहीं यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया तो सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? यानी कि सेंटर ऑफ मास किसी कंटिन्यूस बॉडी का कैसे पता करेंगे? सेंटर ऑफ मास किसी कंटिन्यूस बॉडी का कैसे पता चलेगा? जैसे एक रॉड है, सोच, एक तेरे पास रॉड है, इसका मैंने कहा कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड है, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा यूनिफॉर्म रॉड जिसकी लेंथ बेटा एल ले, लेंथ ले ले एल, इसका सेंटर ऑफ मास बता, इसका मास m है, लेंथ है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे बताएगा? यानी कि मास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा भाई? इसकी लेंथ में मास फैला हुआ है ना, इसकी लेंथ में मास फैला हुआ है, इसकी लेंथ में मास फैला हुआ है। तो ऐसी कंटिन्यूस बॉडी के लिए मास, सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेगा? वो फॉर्मूला तो सिर्फ काम करेगा जब आपका मास डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। यानी कि अगर मैं आरसीएम यूज करता हूँ बेटा, जो आप m1 r1 वेक्टर प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मास के लिए है। अगर कंटिन्यूस मास आ गया तो, कंटिन्यूस मास आ गया तो, अगर मास कंटिन्यूस आ जाए बेटा, अगर कंटिन्यूस मास आ जाए तो हमें पता है क्या करना है, इंटीग्रेशन। आर सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी एम आर लिखो, दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर x डायरेक्शन में लिखना है, यानी कि एक्स सी एम आपको निकालना है बेटा, तो एक्स सी एम क्या करेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम लिख ले, ऐसा लिख सकता हूँ ना, आगे पीछे डॉट है, अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डी एम। अगर y डायरेक्शन में निकालना है तो इंटीग्रल ऑफ y डी एम अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डी एम। अगर z में निकालना है, इंटीग्रल ऑफ z डी एम अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डी। ये कब यूज करते हैं? जब मास आपका फैला हुआ हो, कैसे बॉडी में यूनिफॉर्मली फैला हो, कैसे भी मास अगर फैला हो तो हम इसको यूज करेंगे। तो रॉड वाले केस में मास क्या है, फैला हुआ है। अभी जो मास फैला है ये कैसे फैला हो सकता है भाई साहब? लेंथ में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, एरिया में हो सकता है, अरे हाँ कि ना। यानी कि मास अगर लेंथ में है, सोचो, तो मैंने कहा लेम्डा, मास ऑन पर यूनिट लेंथ। मैंने कहा सिग्मा, मास ऑन पर यूनिट एरिया। मैंने कहा गामा, मास ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। अरे हाँ कि ना। Where lambda is called the linear mass density. इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है linear mass density. Superficial या aerial mass density या area mass density, superficial mass density, इसको बोलते हैं volume mass density. इसका नाम है बच्चों क्या? volume mass density. Superficial मास डेंसिटी। अरे कुछ नहीं, सिंपल बात है, मास ऑन पर यूनिट लेंथ, मास ऑन पर यूनिट एरिया, मास ऑन पर यूनिट वॉल्यूम। लेम्डा, सिग्मा एंड गामा, लेम्डा, सिग्मा एंड गामा। तो मैंने तुझे कहा कि इस रॉड का चल सेंटर ऑफ मास निकाल के बता, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल के बताओ बेटा।
तूने कहा सर अभी निकाल दे। रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे पता चलेगा, वो भी एंड से। वही दो तरीके हैं भाई इसमें। आपको रॉड में पहले देखो कि सेंटर ऑफ मास के लिए क्या एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। सेंटर ऑफ मास में क्या एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा। रॉड ऐसी है, यूनिफॉर्म रॉड है, यानी कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका लगभग यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका लेमडा जो है वो कांस्टेंट है। मास डेंसिटी इसकी कैसे बेटा, कांस्टेंट है। क्या सेंटर ऑफ मास ऊपर या नीचे कहीं हो सकता है, नहीं तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। आगे या पीछे हो सकता है, नहीं तो एक्स जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास इस रॉड में ही कहीं पर हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सेंटर ऑफ मास सिर्फ कहाँ हो सकता है, इस रॉड में ही तो कहीं हो सकता है। अब यहाँ पर तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्या कि सर m1 r1 m2 r2, यहाँ पे m1 और m2 है कहाँ, मास है ही नहीं ना, मास तो फैला हुआ है, कंटिन्यूस है, मास फैला हुआ है। मास फैला हुआ है तो सर कैसे निकालूं, देखिए आसान है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे अब। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डी एम। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम करने जाएंगे बेटा तो इंटीग्रल ऑफ एक ये करना है कि हमें एक्स दूरी पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है dx, जिसके अंदर मास होगा dm। x दूरी पर जाकर एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना है dx, जिसके अंदर मास होगा dm। अच्छा, dx और मास होगा dm। ओके, उस dm मास को लिखो, उस dm मास का लेमडा dx होगा बच्चों। मास लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ। अरे लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, इतना ही तो मास होगा। सोचना, लेमडा dl ही तो dm बनेगा, यानी कि लेमडा dx ही तो dm बनेगा। उसकी लेंथ कितनी है, dx। लेंथ कितनी है, dx। लेंथ कितनी है, dx। और मास, उसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी है, लेमडा, तो लेमडा dx। अच्छा, अपॉन में आ जाओ, अपॉन में इंटीग्रल ऑफ dm, बस काम खत्म। आपने कहा सर ये कहा इंटीग्रल ऑफ x dm, ये जो लेमडा है क्या कांस्टेंट है, इस पर्टिकुलर केस के लिए तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। उसने ये कहा लेमडा कांस्टेंट, हाँ ये पर कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, इस केस के लिए कांस्टेंट है। तो आपने लेमडा को कर दिया बाहर, x का इंटीग्रेशन करने गए तो बेटा ये आया x²/2। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, टोटल मास है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे। कहाँ से शुरू किया, पहला टुकड़ा यहाँ पे काटेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे करते करते L पे, तो इसको 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके L तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके L तक टोटल मास कितना है, m। टोटल मास कितना है, m। यहाँ से मेरे पास लेमडा की वैल्यू कितनी बेटा, लेमडा की वैल्यू टोटल मास m अपॉन में टोटल लेंथ L इंटू ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा L² ट्वाइस m से m मर गया, L से L कट गया, दैट विल बी L/2। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर मास फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड, L/2। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये L/2 तब आएगी, L/2 तब आएगी जब आपका लेमडा कांस्टेंट हो। लेमडा है लीनियर मास डेंसिटी, लेंथ बढ़ने पर मास चेंज भी अगर हो रहा होगा तो फिर उसके लिए अलग करना होगा। अलग क्यों करना होगा, सोच, मैं इसी को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। मान लेता हूँ कि उसने जो कहा कि मास m है, लेंथ l है, पर जो लेमडा है बेटा, मास भी नहीं लिखा उसने, m लिखा, पर जो लेमडा है बेटा वो लिखा उसने ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ x। आप जरा ध्यान से सुन, लेमडा ट्वाइस ऑफ x है, लेंथ l है, लेमडा जो है वो ट्वाइस ऑफ x। x बराबर 0 पर मास डेंसिटी कुछ और है, x बराबर 2 पर मास डेंसिटी कुछ और है, x बराबर 3 पर मास डेंसिटी कुछ और है। बता ऐसी रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा,
तो तूने क्या किया सर, सेंटर ऑफ मास XCM, क्या करना चाहिए बेटा, इंटीग्रल 0 से L होगा, x तो रहेगा पर लेमडा की जगह इस बार क्या लिखेगा, लेमडा की जगह 2x dx रहेगा, अपॉन में इंटीग्रल 0 से L तो रहेगा पर ये जो dm मास है, ये जो dm मास है बेटा, क्या ये 2x dx आएगा यहाँ पर, सोच ले सर। यहाँ पर तो आपने m लिख दिया था, मैंने m लिखा था कि टोटल मास m ही था। अब जो है ना, मैंने कहा लेमडा dx, अरे उस छोटे से टुकड़े का मास बताना बेटा क्या होगा, छोटे से टुकड़े का, इस छोटे से टुकड़े dx का मास कितना होगा, किसी ने कहा सर dm होगा, dm कितना होता है बेटा, ये होता है सर लेमडा इंटू dx, लेमडा कितना दिया है बेटा 2x dx, तो लेमडा की जगह 2x dx लिखना पड़ेगा, यानी कि dm इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, dm इज इक्वल टू मेरे पास आया 2x dx। तो आपने क्या कहा था फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन में इंटीग्रल ऑफ dm, इंटीग्रल ऑफ x dm, dm की जगह 2x dx और नीचे dm की जगह 2x dx। आओ जरा इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने गया, इसको इंटीग्रेट करने गया, 2 बाहर आ गया, ये आया x की पावर 3, यानी कि l की पावर 3 देख तू सीधा, l की पावर 3 अपॉन में 3, अरे 2 बाहर, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में 3, फिर यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा x की पावर 2 अपॉन में 2, तो x की पावर 2 की जगह l की पावर 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 मार देते हैं, दैट विल बी l स्क्वायर से l मर गया, 2l/3, अब देख 2l/3 आया, और ये आंसर तेरा जब जब आएगा, जब जब तेरा लेमडा प्रोपोर्शनल होगा x के, जब जब तेरा लेमडा प्रोपोर्शनल होगा x के, तेरा यही आंसर आने वाला है, जब जब तेरा लेमडा प्रोपोर्शनल होगा x के, तेरा आंसर यही आने वाला है। अरे हाँ या ना, तो तरीका क्या है, ऐसे ही आप जब रिंग निकालोगे ना, सर्कुलर वायर लोगे ना, तब भी आपको लेना है, प्रूफ कराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मैंने एक रिंग ले ली सर्कुलर वायर वाली, जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे बताना है कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास मुझे बताना कहाँ होगा, देख इस एक्सिस पर तो कहीं होगा, मैं ये कह देता हूँ, क्योंकि इधर मास उतना ही, इधर मास उतना ही है, पर जो y वाला कोऑर्डिनेट है उसका भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर तो नहीं हो सकता ना, ऊपर मास ज़्यादा है, जिधर मास ज़्यादा है उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यानी कि मुझे YCM निकालने के लिए इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन में इंटीग्रल ऑफ dm करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो पहले टुकड़े कैसे काटोगे ये देखो, तो यहाँ से गया मैं थीटा दूरी पर और टुकड़ा काटा छोटा सा dx, जिसका मास है dm, ये एंगल है d थीटा, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, एक टुकड़ा दो टुकड़े सॉरी, 0 से लेके पाई तक ऐसे ऐसे टुकड़े काटते चाहिए, dm की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए, y कैसे निकलेगा, देख ये थीटा, ये r, तो ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, ये वैल्यू कितनी है r cos थीटा, इधर r sin थीटा, यहाँ पे होगा ना, तो ये होगा r sin थीटा, तो आपने कहा r sin थीटा इंटीग्रल 0 से पाई, dm कितना होगा बेटा, इस छोटे से का मास कितना होगा, छोटे से का मास कितना होगा, ये वायर है, सर्कुलर वायर है, तो अब से इसमें लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, dm अपॉन में dl होगा, यानी कि dm इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा dl होगा, लेमडा dl, l कितना है बेटा इसका,
एल कितना है, ये एल कितना है, ये एल कितना है, देख ये आर है, ये डी थीटा है, तो क्या एल इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू आर डी थीटा, हाँ कि ना, आर थीटा। अरे जूम करके देखेगा तो ये वैल्यू निकालना है, तो ये आर है, ये डी थीटा है, तो दिस इज आर डी थीटा। एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन में रेडियस, आर डी थीटा, तो लेमडा आर डी थीटा, यहाँ पर वैल्यू रख दें, दैट विल बी लेमडा आर डी थीटा अपॉन में इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई डी। जो जो बाहर निकल सकता है उसको बाहर निकालिए, एम लेमडा बाहर, आर स्क्वायर बाहर, लेमडा बाहर। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेके पाई तक अपॉन में, ये तो टोटल मास एम ही बनेगा। यहाँ से ये मेरे पास कितना आया, -1 -1, तो ये आएगा माइनस आर स्क्वायर लेमडा -1 अपॉन में एम, दैट विल बी कितना आएगा, माइनस कट जाएगा प्लस, तो आर स्क्वायर लेमडा की जगह क्या लिखें बेटा, लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m अपॉन में 2 पाई आर। अरे हाँ कि ना, लेमडा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास m, लेंथ कितनी है 2 पाई आर, m से m मार दे, आर स्क्वायर से एक आर मार दे, तो कितना है आंसर तेरे पास, आंसर तेरे पास आया आर अपॉन में 2 पाई। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, अरे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ से हटाओ इसको, हटाओ। यहाँ तक देखो, आर साइन थीटा लेमडा आर साइन थीटा लेमडा आर इंटू डी थीटा। अच्छा, आर इंटू डी थीटा नहीं, डीएम देखो, डीएम इससे भी हटाओ, हमने कहा 0 से पाई तक, ओके। डीएम की वैल्यू कितनी होगी, इस छोटे सा का लेंथ का मास कितना होगा, तो वहाँ पे आर डी थीटा ना, उसकी लेंथ कितनी है dx ना, उसकी लेंथ कितनी है dx, तो कैसे निकालेंगे, dx इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखो एक तो मेरे पास आया इंटीग्रल 0 पाई, इसकी वैल्यू आई आर साइन थीटा कॉस थीटा, और दिस इज साइन थीटा। लेमडा की वैल्यू रख दूँ यहीं पर, लेमडा की वैल्यू रखो, लेमडा की वैल्यू कितनी रखोगे, मास अपॉन में 2 पाई आर, बोलो, ओहो, मास अपॉन में 2 पाई आर, मास अपॉन में 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा इंटू आर डी थीटा। आर से आर मरेगा ना बेटा, यहाँ पे आर से आर मार दो, अपॉन में ये टोटल मास है, टोटल मास को m लिख दो, आर से आर मर गया। अच्छा, क्या m से m भी मार दो, मैं इंटीग्रेशन के अंदर इसलिए मार रहा हूँ, बाहर आएगा तब भी मरेगा, m अपॉन में 2 पाई आर बाहर आएगा, आर डी थीटा बाहर आएगा, तो यहाँ पर अंदर बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई
अपॉन में 1/2 पाई, it is sin थीटा d थीटा। बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओहो, पूरी होती तो 2 पाई आर, आधी होती तो पाई आर ना, याद रखना बेटा। dm इज इक्वल टू टोटल मास m, टोटल मास m, टोटल लेंथ कितनी है? पाई आर है, 2 पाई आर नहीं, पाई आर है, पाई आर है, पाई आर है। गलती नहीं करना, आर से आर मर गया, एम से एम मर गया, ये मेरे पास बचा आर बाहर, पाई बाहर, कॉस थीटा दैट विल आर अपॉन पाई। कॉस का इंटीग्रेशन करने गए तो ये मेरे पास कितना आएगा बेटा? सॉल्व कर ले इसको। साइन थीटा का इंटीग्रेशन करने का तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके पाई तक। अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, तो ये मेरे पास आया, इसको सॉल्व करेगा आर अपॉन में पाई, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, 0 से लेके पाई तक। अपर लिमिट पाई -1, तो ये +1 हो जाएगा, 0 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस विल बी 2 एंड दैट इज 2r बाई पाई, 2r बाई पाई। यहाँ से कितना ऊपर है बेटा? यहाँ से ये 2r बाई पाई डिस्टेंस ऊपर है, 0, 2r बाई पाई, 0, 2r बाई पाई, 0, 2r बाई 5 होगा। तो जब आपके पास मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इंटीग्रल ऑफ डीएम आर अपॉन में इंटीग्रल ऑफ डीएम। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझ इसको, है ना। मैंने क्वेश्चन बनाया कि मेरे पास एक रॉड है बेटा, एक रॉड जो ऐसी रखी हुई है जिसकी लेंथ L है, और एक रॉड जो ऐसी रखी हुई है ई टाइप की है, उसकी लेंथ भी L है। और मैंने तुझसे कहा कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? 2 रॉड हैं ऐसे रखी हुई, इसका सेंटर ऑफ मास बताना आपको कहाँ पर होगा। तूने कहा सर अभी बताते हैं, देख लीजिए। अगर ये रॉड की लेंथ L है तो उसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, L/2 पर। यूनिफॉर्म रॉड है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, यानी कि ऊपर से ये भी कितनी दूरी पर होगा बेटा? क्या L/2 पर? सोच ले। अरे यूनिफॉर्म रॉड है यार, रॉड कैसी है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो सेंटर ऑफ मास इसका L/2 पर, इसका L/2 पर। इस रॉड का मास m है, इस रॉड का मास भी m है। ये जो रॉड है, मान ले कि ये तेरे पास एक मास बन गया, इसका सारा मास यहाँ पर फोकस्ड है m। ये जो रॉड है इसका सारा मास यहाँ फोकस्ड है, मान ले ये भी m। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये रही, क्या L/2 है? क्या अब ये तेरे को वैसा दिखाई दे रहा है? 2 पार्टिकल सिस्टम, एक का मास m, दूसरे का मास m, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। सेंटर ऑफ मास इन दोनों के, अरे निकाल के देख ले यार, सेंटर ऑफ मास यहां से निकाल, तो क्या निकालेगा? ये मास अपॉन में टोटल मास इनटू दोनों के बीच की दूरी कितनी है? L/2। m से m मर गया, दैट विल बी L/4 ना, बीच में आएगा।
यहां से यहां कहीं पर कितनी दूरी पर बेटा, L/4। ऊपर से कितना नीचे, L/4 नीचे। ऊपर से कितना नीचे आएगा बेटा, L/4। क्या आई मेरी बात समझ? तो आ जाओ, कुछ कॉमन फिगर्स देखो जिनके सेंटर ऑफ मास के पोजीशन आपको पता होना चाहिए। हटा दूं? फिर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे बेटा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको एक सर्कल दे दे, सेंटर ऑफ मास, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा यहाँ पर होगा। जैसे मैं आपको एक सेमी सर्कुलर वायर दे दूं, वायर जिसके रेडियस आर है, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाला, कहाँ पर होगा बेटा, अगर मैं आपको एक स्फीयर दे दूं, सॉलिड स्फीयर दूं, होलो स्फीयर दूं, कोई भी दूं, उसका सेंटर ऑफ मास अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर पर होगा। अगर एक डिस्क दे दी जाए आपको सेमी, उसका सेंटर ऑफ मास होगा जो कि 0,4r/3π, 0,4r/3π पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। 4r/3π पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर सिलेंडर दे दो तो सिलेंडर यूनिफॉर्म है, इसके काम ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही तो होगा। मिड ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मिड ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, मान ले तुझे क्यूब दे दिया जाए और इसका मैं तुझसे सेंटर ऑफ मास पूछूं, तो कहाँ होगा, क्यूब के सेंटर पर। जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है, सिमेट्री हो, यूनिफॉर्म हो तो वहीं पर होगा। कौन दे दे तुझे, मान ले ये ऐसा, ये कौन दिया मैंने, कौन, पिरामिड, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, यहाँ पर कहीं होता है। अगर ये टोटल हाइट h है तो ये होता है h/4 पर। तो सेंटर ऑफ मास इनके आपको स्टैंडर्ड फिगर के पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फिगर के सेंटर ऑफ मास हमें पता होना चाहिए। चलिए आ जाओ आगे। आगे देखो बेटा, अब ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अंदर वेलोसिटी भी होती है। हे। अच्छा सर, सेंटर ऑफ मास चलता भी है क्या? हाँ बेटा, चलता भी है। इसके अंदर वेलोसिटी होती है, इसका एक्सेलरेशन होता है, इसके ऊपर फोर्स भी लगता है।
कैसे सर बताइए, ध्यान से सुन जरा, ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सेंटर ऑफ मास का? तो ने कहा सर आरसीएम इज इक्वल टू m1 r1 का वेक्टर प्लस m2 r2 का वेक्टर 1 प्लस m2। ठीक, इसको एक काम कर, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है, अगर तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता है तो क्या बनेगा ये? क्या ये VCM बनेगा? दैट विल बी m1 v1 का वेक्टर प्लस m2 v2 का वेक्टर दिस अपॉन में m1 प्लस m2। अगर तू इसे और एक बार डिफरेंशिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर तू और एक बार डिफरेंशिएट करता है, दैट बिकम एक्सेलरेशन is equal to m1 a1 plus m2 a2 plus डेट अपॉन में m1 plus m2 plus m3। ये जो m1 m2 है क्या टोटल मास है बेटा? क्या मैं इसको m1 वेक्टर प्लस m2 v2 का वेक्टर प्लस दिस अपॉन में टोटल मास m लिखूं? और यहां पर देख, ये m1 a1 प्लस m2 प्लस m2 a2 अपॉन में m। क्या इससे मैं ये बता सकता हूं दिस इज MVCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस टेस्ट। This is what? This is what? This is momentum of center to momentum of first particle plus momentum of second particle plus momentum of third particle. This. और अगर यहां से मैं इस m को इधर भेजूं तो ये MACM is equal to what? m1 a1 plus m2 a2। What is this? This is external force. This will be equal to F1 vector plus F2 vector plus this। बड़ी मजेदार सी बात है, सुनिए जरा ध्यान से। अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, या ये कहो कि किसी बॉडी के ऊपर सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स जो लग रहा है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास लिख दो। फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास अगर किसी बॉडी पर 0 है, इसका मतलब उसके सारे पार्टिकल्स जो होंगे उन सब का फोर्स ऐड होकर 0 है। यानी कि सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो ये जरूरी नहीं कि सारे पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0। फिर से सुनो, यदि सेंटर ऑफ मास पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, F एक्सटर्नल 0 है, तो ये मत कहना कि F1 भी 0 है, F2 भी 0 है, F3 भी 0। इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है। यही बात मैं यहाँ मोमेंटम में भी कहना चाहूंगा कि यदि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम 0 है, किसी बॉडी का मोमेंटम 0 है, इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि उसके हर एक पार्टिकल का मोमेंटम 0 हो। हाँ, पर सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम करोगे वो 0 आएगा। अच्छा, फिर तो सर आप यहां पर भी कहेंगे कि मान लेते हैं कि वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो। उसका हर एक पार्टिकल कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हो सकता है चल रहा हो, पर जो सबकी सम है वेलोसिटी वो 0 आएगा। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है यहां पर कि जो आप F बराबर ma लिखते हैं उसमें एक इसका लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं बच्चों।
आप P बराबर mv लिखते हैं तो v किसका लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं बच्चों। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका यह मतलब नहीं है कि उसके हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इसका यह मतलब नहीं है कि उसके हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक पार्टिकल का मोमेंटम 0 है। P1 की कुछ वैल्यू हो सकती है, P2 की कुछ वैल्यू हो सकती है, P3 की कुछ वैल्यू हो सकती है, पर सबको जोड़ोगे तो PCM के बराबर आएगा। मे बी वो 0 हो और मे बी वो 0 ना हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से पता चली कि अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यदि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक्सटर्नल फोर्स 0, सोचो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू MACM ना, MACM। अगर ये 0 है तो एक्सेलरेशन कैसा है? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन कैसा है? 0। F एक्सटर्नल अगर बेटा आपके पास 0 है तो एक्सेलरेशन आपके पास 0, एक्सेलरेशन आपके पास 0 है तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। यदि किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए, यदि किसी बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स न लगाया जाए तो बेटा उसका एक्सेलरेशन तो क्या रहेगा? 0। और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। किसकी वेलोसिटी? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। यदि सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट में है और आपने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो बाद में भी रेस्ट में ही रहने वाला है। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हो ना बेटा, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कहता है यदि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यहां से तो पता कर सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dPcm अपॉन में dt लिखूंगा मैं यहाँ पे। इफ दिस इज 0 देन dPcm अपॉन में dt इज 0। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। यदि किसी बॉडी पर बाहर से कोई फोर्स न लगाते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी जितना इनिशियल था उतना फाइनल रहेगा। वैसे ही बात, यदि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आपने बाहर से नहीं लगाया तो उसका एक्सेलरेशन कैसा बेटा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब अगर वो पहले से रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, अगर वो पहले से किसी मोशन में है तो बाद में भी उसी मोशन से चलता रहेगा। देयर इज नो एक्सेलरेशन ना। अरे एक्सेलरेशन नहीं होने से ये थोड़ी होता है कि वेलोसिटी 0। किसने कहा तुमसे? एक्सेलरेशन नहीं है सर, वेलोसिटी 0। क्या एक्सेलरेशन होगा तो वही वेलोसिटी, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या हो बात? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। अरे हाँ कि ना, एक्सेलरेशन 0 हो जाए, कार है एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, लगातार चलते जा रही चलते जा रही चलते जा रही, बताओ उसमें एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है ना। तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है ना, 10 मीटर पर सेकंड। अगर वो कार रुकी हुई है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट ना। अरे कांस्टेंट भाई, पहले 0 थी अब भी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, कांस्टेंट सही है, 0 नहीं लिखना। 0 कब? अगर वो पहले से 0 है तो बाद में भी 0 होगी, अगर वो पहले से कुछ वेलोसिटी है v तो बाद में भी कुछ वेलोसिटी होगी बच्चे भी। फटाफट डिसीजन नहीं लेना, फटाफट डिसीजन नहीं लेने का बच्चे। समझा क्या मेरी बात को? चलो आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चंस के ऊपर।
एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो सेंटर ऑफ मास डजेंट मूव, यानी कि सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा जहां पहले था। सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। इंटरनली आप कैसे भी मूव करते रहो, इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हमने कहा आरसीएम डी आरसीएम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी आर सी एम मेरे पास आया, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हुआ, इफ VCM इज जीरो, शिफ्ट नहीं हुआ मतलब अगर वो पहले से इफ सेंटर ऑफ मास इज COM इज इन रेस्ट और डजेंट मूव, और डजेंट मूव, अगर वो मूव नहीं किया बेटा तो उसका जो चेंज है वो जीरो, यानी कि ये मैं जीरो लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास इज जीरो मीन्स m1 r1 लिख दूं प्लस m2 r2, अगर वो मूव नहीं किया। m1 r1 प्लस m2 r2, m1 r1 प्लस m2 r2, m1 r1 प्लस m2 r2। क्वेश्चन सुन, छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि एक मास है बेटा 2 kg का, और एक मास है तेरे पास 5 kg का। ये इधर दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी इधर ही दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। दोनों मास है जो इधर जा रहे हैं। आपसे मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। दोनों चल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकता है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सिंपल बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। हाँ हाँ यही करना है आपको। m1 कितना है 2, ये कितना है 5, m2 कितना है 5, ये कितना है 2 अपॉन में टोटल वेट 5 और 2 7। ट्वेंटी बाय 7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा। अब अगर इसमें से मैं इस मास को वापस इधर चलाना शुरू कर देता तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर नहीं इधर चल रहा है। आप बताओ ये इधर जा रहा है वो उधर जा रहा है, तो इसको नेगेटिव रखना पड़ेगा। अरे इधर वाली वेलोसिटी को आपने कैसा लिया है पॉजिटिव, तो इधर वाली को कैसे रखोगे नेगेटिव है कि इसमें नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो क्या करोगे जीरो आ जाएगा भाई। अरे -5 इंटू 2 करोगे ना जीरो आ जाएगा। अगर इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो इधर की कैसे लेगा नेगेटिव लेगा कि वेक्टर के साथ रखना है बेटा, वेक्टर के साथ रखना है। सुना एक सवाल मैंने ऐसा दिया तुझे, एक मास जो इधर जा रहा है m1 ले लो, और एक मास है जो इधर जा रहा है m2 ले लो।
ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। चलो एक काम करो, दोनों मास सेम ले लो, m1 mm ले लो। हाँ जी, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये भाई साहब इधर जा रहे हैं विद एंगल 37 5 मीटर पर सेकेंड से। आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए हमको भाई साहब। कैसे सर? आगे जा रहा है ना, इसकी वेलोसिटी को लिख v1 और इसको लिख 10 i कैप, खत्म। ये जा रहा है ना इधर, इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट कर भाई, इधर एक 5 cos 37 और एक कंपोनेंट इधर कर, या 5 sin 37। cos 37 की वैल्यू कितनी, एंगल बना के देख ले बेटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 37, तो दैट विल बी 4/5। तो इधर आई 4, आगे आई, इसलिए क्या लिखूँ, आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसको ले ले इधर, साइन है, साइन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3/5, तो क्या ये 3 आएगी। इसको सॉल्व करा तो 3 आई, नीचे की तरफ तो माइनस का जे कैप ले ले, खत्म हुआ। इसके वेलोसिटी देखने का तो v2 इज इक्वल टू आया 4i कैप माइनस का 3j कैप, वेलोसिटी ऑफ v2। बस फॉर्मूला तेरे पास है, VCM इज इक्वल टू m1, m1 कितना है बेटा, m ले ले, m इंटू 10i, इधर जा रहा है। अब यहाँ पे इधर उधर का नहीं है, आपने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो प्लस माइनस नहीं, प्लस ही करना है, और अपने आप जो माइनस होना है वो हो जाएगा। और इधर क्या है, m इंटू ये कितना 4i कैप माइनस 3j कैप अपॉन में m1 प्लस m2 ट्वाइस ऑफ m को सब जगह से हटा देते हैं, दैट विल बी 10 और 4 कितना होगा, 14i कैप प्लस सॉरी माइनस ऑफ 3j कैप अपॉन में 2। हाँ कि ना? बोलो। तो ये क्वेश्चन दिया ऐसा, पुली वाला दे दिया, ले 2 मास लटका दिए, एक इधर लटका दिया है और एक इधर लटका दिया है। एक तेरे पास 2 kg का मास है, एक तेरे पास 1 kg का मास है। एक 2 kg है बेटा और एक क्या है 1 kg। ये नीचे जा रहा होगा ऑब्वियस है, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये भी हमें पता है। ये ए से जा रहा होगा, ये ए से ऊपर जा रहा होगा। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा बच्चों? चार ऑप्शन दिए हैं, g/9, g/9, g/3, g/3। अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। तो पहले तो ए की वैल्यू बताओ, कितना होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, कनेक्टेड बॉडी है, इधर कितना लगेगा बेटा 2g, इधर कितना लगेगा 1g, 2g माइनस 1g, g अपॉन में 3, तो एक्सेलरेशन तो आया g/3। नीचे वाले को तेरा मर्जी, तू चाहे तो पॉजिटिव ले ले, तो तूने इसको लिया पॉजिटिव, तो ऊपर वाला भी तो उतना ही होगा g/3, लेकिन ये आएगा नेगेटिव। पर हमें तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या होगा बेटा
m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। यस सर नो? रख दे वैल्यू, m1 की वैल्यू रख, m1 कितना है 1। ऊपर ऊपर है तो नेगेटिव रखो क्या, माइनस का g/3 प्लस m2, m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 इंटू a2, a2 की वैल्यू कितनी है क्या प्लस का g/3 अपॉन में टोटल मास कितना है भाई साहब 3। सोच ले, अरे ये डाउनवर्ड लिया ना मैंने, पॉजिटिव, इसको मैंने नेगेटिव, ये अपवर्ड है तो नेगेटिव, डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन। अरे उल्टा भी ले सकता है, आंसर नेगेटिव आ जाएगा बस। तो वो ये कहता है कि आपने जो एक्सेलरेशन लिया वो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा होगा। आपने जो इसको नेगेटिव ले सकता हूँ ना, इसको नेगेटिव ले ले, इसको पॉजिटिव ले ले, तेरी मर्जी। तो तेरा आंसर नेगेटिव आएगा तो वो नीचे की तरफ होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो ऊपर की तरफ होगा। बताओ क्या आंसर आएगा। g/3 माइनस का g/3, इसको सॉल्व करके देखते हैं। माइनस g/3 क्या g/9, अरे g/3 को बाहर कर दे, 1 माइनस 1 प्लस 2 1 g/3 g/9। कैसा आंसर आया तेरा, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब नीचे की तरफ, g/9 डाउनवर्ड, g/9 डाउनवर्ड। g/9 डाउनवर्ड होगा, g/9 डाउनवर्ड होगा। आई क्या बात समझ? और देख, अब अगर सिस्टम पे कहीं एक्सटर्नल फोर्स ना हो, सिस्टम पे कहीं एक्सटर्नल फोर्स ना हो और हमसे कोई सवाल पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन बताओ, तो कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन देख मेरे पास क्या है, एक नाव है वही वाली जो हमेशा होती है, पानी में है बेटा। सर नाव पानी में ही होती है, अच्छा। इसके ऊपर तू खड़ा है, हाँ सर मैं खड़ा हूँ नज़ारे देखने के लिए। तेरा वेट है 60 kg, नाव का वेट है 40 kg। इनिशियली ये जो नाव है और तू है सब रेस्ट में थे, रेस्ट में थे मतलब स्टिल वाटर में खड़ा था तू नाव के ऊपर। तुझसे पूछा गया व्हाट विल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, what will be displacement of boat when सुरेश, इसका नाम सुरेश है, come to another comma, came to another comma। भाई साहब जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो नाव कितना डिस्प्लेस होगी, यदि नाव की लेंथ 4 मीटर है। अच्छा इसको थोड़ा नाव जैसा बनाते हैं, ऐसा इतनी टेढ़ी नहीं होती, ये लो, दिस इज 4 मीटर। ये यहाँ से यहाँ जाता है, नाव कितना पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगी, नाव कितना पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगी। पीछे हो सकती है, आगे हो सकती है, पता नहीं किधर होगी, पर मुझे कहा कि ये 60 kg का है, 40 kg का है और ये चल रहा है, तो नाव कितना डिस्प्लेस होगी। ऑप्शन है 2.2 बैक, ऑप्शन बी 2.2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऑप्शन सी कहता है 2.4 बैक,
ऑप्शन डी कहता है 2.4 फॉरवर्ड। कैसे बच्चे ने पूछा सर ये इधर डिस्प्लेस होगी क्यों? भाई जब तू आगे जाएगा तो नाव पीछे जाएगी ना। तो जब तू इस कॉर्नर पर पूछेगा नाव कितनी पीछे चली जाएगी। क्या तुम दोनों जो पानी में खड़े हो उसके अलावा तुम पर बाहर से कोई फोर्स लगा क्या? क्या कहीं एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र हुआ है क्या? क्या यहां पर कहीं एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं है ना। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो क्या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है? एक्सेलरेशन जीरो है मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसी है बेटा? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है। इनिशियली क्या था? इनिशियली सारा सिस्टम पूरा रेस्ट में था। सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा? रेस्ट में। तो फाइनली बाद में भी सेंटर ऑफ मास तो कहां होगा बेटा? रेस्ट में ही होगा। यानी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो होगा। समझे नहीं? बाहर से किसी ने किसी को कोई धक्का दिया क्या? नहीं, ये तो इंटरनल फोर्स है। आपने कहा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, वो कहीं पर डिस्प्लेस नहीं होगा। यानी कि उसको मैं DRCM लिखूंगा तो वो जीरो आना चाहिए, वो कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा। इसका मतलब जो हम लिखते थे सर DRCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2 लिख लो, M2DR1 प्लस M2DR2 अपॉन में M1 प्लस M2 में ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। हाँ भाई साहब, क्योंकि वो रेस्ट में है तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, यानी कि वो कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा। ये जीरो तो हमारे पास बचा जीरो इज इक्वल टू M1DR1 प्लस M2DR2। M1DR1 प्लस M2DR2। हम मान लेते हैं कि हमारी बोट इधर की तरफ शिफ्ट हुई x, और तू चल रहा है इधर। तेरा वेट कितना बेटा? तूने लिखा 60 इनटू तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देख। तू चलेगा कितना? 4 मीटर। तू आगे कितना चलेगा? आगे कितना चलेगा? 4 मीटर। नाउ पीछे कितना चलेगी? x। तो तू ओवरऑल कितना डिस्प्लेस हुआ होगा? अरे तू जाना तो 4 मीटर चाहता है, पर कुछ नाव भी तो पीछे चली जाएगी। तू यहां तक पूरा पहुंचता तो 4 मीटर, पूरा पहुंचता तो 4 मीटर होता, पर नाव भी तो थोड़ा पीछे चली जाएगी। देखना कितने पीछे जाएगी? वो x तुझे पीछे ले जाएगी। तू आगे जाएगा, वो x तुझे पीछे ले जाएगी। तो 4 आगे जाएगा, वो x तुझे पीछे ले जाएगी। क्या तेरा डिस्प्लेसमेंट बेटा 4 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? पहले बता, क्या 4 होगा कि 4 माइनस एक्स होगा? सोच ले। तूने इधर x चला, इधर नाव x गई और तू इधर कितना गया? 4 मीटर। अरे ग्राउंड फ्रेम से देखेगा, जब तू जमीन से देखेगा ये आदमी इधर जा रहा है तो इसको नाव पीछे आते भी तो दिखाई देगी। नाव कितना पीछे आई? x। आदमी कितना आगे गया? 4 मीटर जाना चाहिए था। अगर नाव रुकी रहती तो आदमी 4 मीटर आगे जाता, पर नाव पीछे, आदमी आगे। नाव में डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया x हुआ, तो तू चलना चाहता था 4 पर, तू चल पाएगा 4 माइनस एक्स। आगे वाली दूरी को तूने लिया पॉजिटिव, पीछे वाली को नेगेटिव। इधर जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको कैसा लिया तूने? पॉजिटिव लिया है। पीछे जो भी हुआ होगा उसको क्या लेगा? नेगेटिव। तो आगे जा रहा था 4 पॉजिटिव, पीछे आ रहा है x नेगेटिव। प्लस M2R2 नाव के बारे में लगा दे। नाव का वेट कितना है बेटा? 40। नाव कितना पीछे गई? पीछे गई मतलब
माइनस एक्स ना भाई, समटाइम बच्चे इसको m1r1 प्लस इज इक्वल टू m2r2 करते हैं, वो सही है पर वो कंडीशनल सही है, ये हमेशा सही होगा। मैं इसको इधर भेज देता हूँ m1r1 इज इक्वल टू m2r2, आराम से वैल्यू पता चल जाती। ये देख माइनस एक्स उधर जाता प्लस एक्स, पर फिर भी 4 माइनस एक्स तुझे आना चाहिए। उसको सॉल्व कर ले तो तेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। करो इसको सॉल्व जरा, क्या आएगा तेरे पास। 0 0 मार दे पहले। 24 24 माइनस 6x माइनस का 4x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 0। तो ये आया 24 10x x इज इक्वल टू 2.4, 24/10 करेगा, दैट इज 2.4 मीटर। ओहो, टू 2.4। अब बैक और फॉरवर्ड कौन सा सही है? बैक और फॉरवर्ड, आगे पॉजिटिव लिया है, पीछे नेगेटिव लिया है, तो तेरा आंसर कैसा आया? पॉजिटिव, यानी कि आगे की तरफ। तेरा आंसर पॉजिटिव मतलब कि तूने जो लिया है वो बिल्कुल करेक्ट लिया है। नाव कहाँ जाएगी? पीछे। कितना डिस्प्लेस होगी? पीछे। अगर नेगेटिव आ जाता तो नाव आगे डिस्प्लेस होती। तेरा एजम्पशन बिल्कुल सही है, नाव पीछे जाएगी। 2.4 मीटर बैक, 2.4 मीटर बैक। एक मंकी और बलून का क्वेश्चन देखो। एक बलून है बेटा, उसके ऊपर एक मंकी चढ़ रहा होता है। मंकी और बलून इनिशियली L लेंथ की दूरी पर है। ये है मंकी, ये है बलून। बलून का मास कैपिटल M है, मंकी का मास स्मॉल m है। ये मंकी ऊपर चढ़ना है, मंकी जैसा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, चूहा बन गया। अरे मंकी बनो, मान लेना कि मंकी है, ऊपर चढ़ रहा है। अब लगा थोड़ा पूछ आई तब फील आया क्या? ये ऊपर चढ़ रहा है। इनिशियली ये मंकी भाई साहब इस बलून से L दूरी पर है। अब मंकी क्या चाहता है? मंकी ऊपर जाना चाहता है। मंकी कहाँ जाना चाहता है? ऊपर जाना चाहता है। तो बलून कितना नीचे शिफ्ट होगा कि मंकी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए? बाय व्हाट डिस्टेंस द बलून शिफ्ट डाउनवर्ड? बलून डाउनवर्ड कितना शिफ्ट होगा कि मंकी टॉप मोस्ट प्लेस पर पहुंच जाए? बलून नीचे कितना शिफ्ट होगा? अरे मंकी उसको पकड़ेगा तो नीचे आएगा ना। तो बलून कितना नीचे शिफ्ट होगा कि जब तक ये मंकी उसके टॉप मोस्ट जगह पर पहुंच जाए? हम मान लेते हैं कि बलून x नीचे शिफ्ट होगा। भाई ये बलून और मंकी को बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? बाहर से कोई सिस्टम पर कोई फोर्स लग रहा है? बाहर से सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वो बाद में भी रहेगा। पहले इसका सेंटर ऑफ मास मान लो कि रेस्ट में था। मान लो क्यों रेस्ट में ही है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियल कहाँ था? रेस्ट में। तो बाद में भी कहाँ होगा? रेस्ट में। यानी कि अगर मैं वही बात कहूँ कि यहाँ पर भी 0 इज इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 करना है, तो मेरी बात समझ में आई
क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा। नीचे जाने वाली डिस्टेंस को तूने कहा नेगेटिव लूंगा और ऊपर वाली को तूने कहा पॉजिटिव लूंगा। ये तो अपने हिसाब से ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले, ऊपर वाले को नेगेटिव ले सकता है। और मैंने कहा नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। बलून कहाँ जाएगा? नीचे। मंकी कहाँ जाएगा? ऊपर। मंकी का वेट कितना है? मान ले m। ऊपर कितना जाएगा मंकी? भाई ऊपर तो उसको l जाना है, ऊपर उसको l जाना है, पर बलून x नीचे आ जाएगा तो ऊपर कितना जा पाएगा? l माइनस एक्स ही तो जा पाएगा। ध्यान से सुन, अगर तू बाहर से देखेगा, अगर तू बाहर से खड़ा होकर देखेगा तो मंकी ऊपर जाना चाहता है, पर बलून भी तो नीचे आएगा बेटा। और बलून नीचे आएगा, कितना नीचे आ गया? x। तो मंकी को कितना चलना पड़ा? सिर्फ l माइनस एक्स। अरे यार कितना चलना पड़ा? l माइनस एक्स। l मत बोलना, l तब बोलता जब बलून अपनी जगह पर फिक्स होता, पर वो भी तो नीचे आएगा। उसी का तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है x। तो मंकी कितना चला? टोटल चलना था l, पर x बलून चल लिया तो मंकी चला होगा l माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। नीचे आया तो पॉजिटिव। अच्छा l माइनस एक्स नीचे आया ना। अच्छा मंकी ऊपर गया ना, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव। ठीक है। बलून कहाँ आएगा बेटा? बलून नीचे आएगा। बलून नीचे आएगा तो उसको नेगेटिव लेना है। बलून का मास कितना? m इनटू कितना नीचे? x पर माइनस का x इज इक्वल टू 0। माइनस का x इसलिए क्योंकि बलून कहाँ चलेगा? नीचे। मंकी कहाँ चलेगा? ऊपर। ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव, नीचे चलोगे तो नेगेटिव। ऊपर कितना चला? l माइनस एक्स, l माइनस एक्स। नीचे कितना चला? x। इसको सॉल्व कर ले, ये तेरे पास कितना आ जाएगा? m l माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई कर दे, ये आ गया m l। सुनो इसको लिखते हैं m l माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया m x। ये हो गया m l माइनस m x इज इक्वल टू कैपिटल m x। इसको उधर बोझ तो यह आया m l अपॉन में x को मैं कॉमन कर दूं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू x। समझ में आई क्या बात बेटा? इस तरीके से सवालों को बनाया जा सकता है बेटा। ठीक है, तो इसके आगे की बातें होगी कल की क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बातें, यानी कि हम रोटेशन के ऊपर इनर्शिया की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास से। चलिए, थैंक यू।